Hello everyone, I am Saurabh Singh and welcome to the third part of our WebGL Basic series. And finally, today we will talk about shaders. Shaders is one of the most demanding topic and I will try my best कि मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में समझा सकूं आज। एंड कैसे जाएगी ये वीडियो कि मैं तुम्हें पहले वही पेन पेपर में थोड़ा समझाने की थियरी थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा एंड देन वी विल गो टू द कोड जो हमने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। सो इफ तुमने वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा ना तो तुम वो सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लेना कोड के साथ चलने के लिए। बाकी थियरी तो आप देख ही सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम चालू करते हैं विद द थियरी ऑफ सेडर्स। मैं जितना हो सके उतने सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेडर्स पढ़ने के लिए ना सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है वो है फ्री में हमारा बुक ऑफ सेडर्स। ठीक है, ये आप क्रोम में जाके लिखना बुक ऑफ सेडर्स एंड पढ़ लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें जो बताऊंगा ना अभी वो बुक ऑफ सेडर्स से ही लिया है मैंने। एंड ऑल द इमेजेस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़े टाइम के बाद वो भी मैंने इसी बुक से लिया है। सो विदाउट फर्दर अडू हम अब सबसे मेन चीज़ पे आते हैं कि व्हाट सेडर्स आर। बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने बहुत बड़े में लिखा भी है कि व्हाट सेडर्स आर, सेडर्स होता क्या है। एंड मैं उसी बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगा इन अ वेरी सिंपल वे कि सेडर्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनो। सेडर्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द जीपीयू एंड दिस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑल एट वंस फॉर एवरी सिंगल पिक्सल ऑन द स्क्रीन। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेडर्स क्या है ना कि कुछ काम है, कुछ सेट ऑफ काम है। सेट ऑफ काम मतलब बहुत छोटे मोटे काम हैं जो हम जीपीयू को देते हैं। एंड दिस इंस्ट्रक्शंस और ये जो काम है ना ये एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन फॉर द एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन हर एक पिक्सल जो भी स्क्रीन में है उसके लिए एग्जीक्यूट होते हैं ऑल एट वंस। तो तुम्हें इतना तो समझ गया कि शेडर्स क्या है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम जीपीयू को देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल हम इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि हम जीपीयू को अंदर क्यों ला रहे हैं। जीपीयू का क्या है, अगर छोटे छोटे काम है, अगर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से छोटे छोटे काम है तो वो हम सीपीयू से भी तो करा सकते हैं। सीपीयू तो बहुत पावरफुल होता है, वो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही करा लेगा। जीपीयू को क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं तुमको फिर से समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। समझो कि ये हमारा सीपीयू, देखो सीपीयू काम कैसे करता है ना कि आपने उसको एक काम दिया, ठीक है, उसने एक काम कर लिया तब वो दूसरा वाला काम लेगा। आपने समझा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम पे वो एक ही काम करता है। ठीक है, पर इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ही पावरफुल होता है हमारा सीपीयू, ये छोटे मोटे काम तो एक ही साथ कर लेगा। पर दिक्कत कहाँ आती है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक साथ करने में तो ठीक है, छोटे मोटे काम ये ठीक है। और चलो बहुत सारा, अब पिक्सल्स कितने होते हैं मैंने जैसा आपको बताया कि देखो इधर इधर जाके देखो कि हर एक पिक्सल के लिए उसको करना है। पिक्सल बहुत सारे होते हैं, तुम समझो कि तुम्हारा कम से कम दो दो करोड़ कुछ तो, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, मैं नंबर भी नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब उतने सारे पिक्सल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस करना वो भी सेम टाइम पे, जैसे मैंने बोला ऑल एट वंस फॉर एवरी सिंगल पिक्सल ऑफ द स्क्रीन, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। चलो एक टाइम के लिए मैंने मान भी लिया कि अपना जो सीपीयू है वो सारे पिक्सल्स के सारे इंस्ट्रक्शंस उसने कर लिए, बट मेरा जो डेफिनेशन था ना वो वहाँ ही नहीं रुकता है। ये अगर कर भी लिया ना इसने तो ये काम है ना इसको हर एक सेकंड करना है। हर एक सेकंड का मतलब कि हर फॉर, ये जो मेरा डेफिनेशन था ना इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा एंड मैं लिखूंगा कि ऑफ द स्क्रीन फॉर एवरी सेकंड। अब यहाँ पर सीपीयू हमारा हाथ खड़े कर लेगा और बोल देगा कि भैया ठीक है छोड़ो, मुझे और भी काम है, मुझे ये सब जितने सारे काम मत दो वो भी एक साथ करने के लिए, आई कांट डू इट। तो ये अपने हाथ खड़े कर देता है। तो बेसिकली सीपीयू तो अपना हाथ खड़े कर देता है, इसको नहीं करना है। ठीक है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इतना सारा काम इसको एक साथ देना रहता है। और वो अगर कर भी लेगा तो हर एक सेकंड में इतना काम करना बहुत मुश्किल है, जबकि वो छोटे मोटे ही इंस्ट्रक्शंस क्यों ना हो, छोटे मोटे काम है। देखो ये सारे छोटे छोटे काम है पर बहुत सारे काम है, छोटे छोटे काम है पर बहुत सारे, वो भी हर एक सेकंड में करना, एग्जीक्यूट करना, कैलकुलेट करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तुम्हारा सीपीयू तो खत्म है बस, समझ लो। ठीक है, तो तब हमारा काम आता है जीपीयू। ठीक है, अब जीपीयू कैसे करता है, जीपीयू इज लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उधर एक ही पाइप था, एक काम होगा तब दूसरा आता था, एक काम होगा तब दूसरा आता था। अब वो कितना भी तेज हो पर एक ही बारी तो होता था। तो तब हमारा आता है, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका जो टर्म है ना ये पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम देख ही रहे हो कि इतना सारा काम जो है छोटा छोटा वो हम एक ही बारी में कर ले रहे हैं। इतना सारा काम हम एक ही बारी में, इतने सारे ये जो है मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग से हम एक साथ कर ले रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड एंड यही हम इसको जीपीयू बोलते हैं, इसी को हम जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए जीपीयू हमारा काम आ रहा है। एंड अभी कोई भी आपको सेडर्स में पूछेगा कि जीपीयू को क्यों देते हैं तो आप ये बता सकते हो क्योंकि सीपीयू हमारा काम नहीं कर पाएगा, इतना ओवरलोड नहीं ले पाएगा। एंड जीपीयू इज बिल्ड फॉर दैट ओनली, जीपीयू उसी के लिए बना है। तो मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग आंसर है, तुम समझ लो। ठीक है, तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम जीपीयू की यूज़ कर रहे हैं सीपीयू की जगह में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, एंड हम समझते हैं थोड़ी और चीज़ें, ठीक है, एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन फॉर एवरी सेकंड। तो हमारा शेडर्स का जो डेफिनेशन है ना, वो तो एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ काम्स है जो हम जीपीयू को देते हैं एंड वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं ऑल एट वंस एवरी सिंगल पिक्सल ऑफ द स्क्रीन फॉर एवरी सेकंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा ये समझते हैं कि अब ये शेडर्स हम लिखेंगे कैसे। अब जैसे कि तुम मशीन लर्निंग पढ़ते हो, मशीन लर्निंग पढ़ते हो तो उसका कोड कहाँ लिखते हो तुम? पाइथन में, मोस्टली पाइथन में लिखते हो, ठीक है। तुम्हें वेबसाइट बनानी है तो तुम मोस्टली HTML CSS रिएक्ट HTML CSS या रिएक्ट यूज़ करते हो, रिएक्ट यूज़ करते हो। तो वैसे ही शेडर्स लिखने का एक और लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GLSL, ठीक है। ये ओके, सो हम पढ़ रहे थे GLSL के बारे में। GLSL हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, GLSL हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम शेडर्स लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे AI में हम पाइथन में लिखते हैं, वैसे हम लोग शेडर GLSL में लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जाके GLSL का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो ओपन GL शेडिंग लैंग्वेज होता है एंड हम इसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें और बताने वाला हूँ शेडर्स के बारे में, शेडर्स कितने टाइप के होते हैं एंड क्या क्या होता है। सो मैं एक नए पेज में जाता हूँ एंड स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ शेडर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ शेडर्स, ठीक है। शेडर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, शेडर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है। शेडर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है वर्टेक्स शेडर्स एंड एक होता है फ्रैगमेंट शेडर्स। मैं तुम्हें वर्टेक्स एंड फ्रैगमेंट के बारे में बताता हूँ। पहले फ्रैगमेंट के बारे में बताता हूँ। सी, मैं अभी तक है ना तुमको पिक्सल कह रहा था, मैं अभी तक तुमको बोल रहा था पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल बोल रहा था अभी तक, पर पिक्सल इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। हम असली में फ्रैगमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। मतलब टेक्निकली तो हमें फ्रैगमेंट बोलना है, ठीक है, टेक्निकली फ्रैगमेंट बोलना है, इतना समझ लो, टेक्निकली हमें फ्रैगमेंट बोलना है। तो फ्रैगमेंट इज इक्वल्स टू द पिक्सल्स। तो पिक्सल्स को ही हम फ्रैगमेंट्स बोल रहे हैं, फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। पिक्सल को ही हम फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, पिक्सल को ही हम फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, इतना समझ लो, ठीक है। पिक्सल इज इक्वल टू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट इज इक्वल टू पिक्सल, इतना समझ लो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वर्टेक्स शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर को अच्छे से समझाने की तरफ, ठीक है। समझो कि हमारा एक ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है। अब मेरा एक ये शेप है, ठीक है, मेरा एक ये शेप है। इफ़ आई टेल यू कि मुझे इसके वर्टेक्स बताओ, वर्टाइसेस बताओ, वर्टाइसेस, यू आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस जो होता है ना, वो होता है पॉइंट्स। तो जैसे कि ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, दिस आर कॉल्ड वर्टाइसेस, ठीक है। वर्टाइसेस ये होते हैं एंड जैसे कि वर्टाइसेस हो गए तो ये लाइंस एंड प्लेन, ये तो आपको 11-12 में आई थिंक पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो वी नो अबाउट वर्टाइसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू वर्टाइसेस, ये समझ लो। एंड इतना एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो थ्री जेस है ना, वो किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए ना ट्राइंगल्स का यूज़ करता है। जैसे कि इफ़ मैं एक प्लेन ज्योमेट्री बना रहा हूँ, ऐसा जैसा मैंने इधर बनाया है, इफ़ मैं ऐसा प्लेन ज्योमेट्री बना रहा हूँ ना, ऐसा प्लेन ज्योमेट्री बना रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। इफ़ मैं उसका वायर फ्रेम ड्रू कर दूँ ना, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, दो ट्राइंगल में बटा हुआ, समझ रहे हो। तो ट्राइंगल्स में बढ़ता है, ठीक है। अब तुम इसको और ट्राइंगल्स में बांट सकते हो, और ट्राइंगल्स में ऐसे बांट सकते हो, तो वो वर्टाइसेस हो गया। तो वर्टाइसेस में ट्राइंगल्स में बांटोगे एंड वर्टाइसेस रहेंगे उसके कुछ, ठीक है। तो इसको चेंज करना, अगर वर्टेक्स, तो ठीक है, अभी अच्छे से बताता हूँ। वर्टेक्स शेडर जो है ना, वर्टेक्स शेडर इन वर्टाइसेस के पोजीशंस एंड ओरिएंटेशन को समझता है। तुमने सुना क्या बोला मैंने? वर्टेक्स शेडर हमारे इन वर्टाइसेस के पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को समझता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारा वर्टेक्स शेडर हो गया। वर्टेक्स शेडर क्या करता है? सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है ना, वर्टेक्स शेडर से जाता है। वर्टेक्स शेडर पहले काम करता है, वो सारे पोजीशंस कर देता है, सारे वर्टाइसेस के पोजीशंस को सेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब जब ये पूरा सेट हो जाए, पूरे अपने पोजीशन में आ जाए, तब वो जाता है फ्रेगमेंट शेडर्स। एंड यहाँ पर ये फ्रेगमेंट शेडर्स में हमारा बहुत सारा काम होता है, फिर मतलब बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं ना, फ्रेगमेंट शेडर से ही बनते हैं। फ्रेगमेंट शेडर का क्या काम है ना, ये भरता है कलर, ये इसमें कलर भरने का काम करता है। समझो कि इफ मेरा इतना बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, तुम्हें बड़ा बना रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, तो तुम समझो कि हर एक पिक्सल्स को कहाँ रखना है, किधर, किस ओरिएंटेशन पे रखना है, वो तुम्हारा वर्टेक्स शेडर देख लेगा, वो तुम्हारा वर्टेक्स शेडर देख लेगा। बट हर एक पिक्सल में तुम्हारा कलर कौन सा आएगा, वो तुम्हारा देखेगा फ्रेगमेंट शेडर।
वो तुम्हारा देखेगा फ्रेगमेंट शेडर। ठीक है, तुम्हें समझा फ्रेगमेंट शेडर क्या काम है, क्या काम है? वो कलर देखेगा। वर्टेक्स शेडर तुम्हारा पोजीशन एंड रोटेशन ओरिएंटेशन देखेगा। ठीक है, हर एक पिक्सल मतलब हर एक फ्रेगमेंट, सॉरी, ठीक है, पिक्सल मतलब फ्रेगमेंट। ठीक है, तो हर एक फ्रेगमेंट का कलर फ्रेगमेंट शेडर, हर एक वर्टाइसिस के पोजीशन एंड ओरिएंटेशन वर्टेक्स शेडर। ठीक है, इतना समझना बहुत काफ़ी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सिंटैक्स ऑफ जीएलएसएल, सिंटैक्स की तरफ लेके जाता हूँ। सिंटैक्स एंड बेसिक बॉयलर प्लेट कोड फॉर वर्टेक्स एंड फ्रैगमेंट शेडर्स। ठीक है, सिंटैक्स एंड बेसिक बॉयलर प्लेट कोड फॉर वर्टेक्स एंड फ्रेगमेंट शेडर्स। सिंटैक्स की बात करते हैं। हम ये जो वर्टेक्स है ना, ये हम जो हमारा वर्टेक्स एंड फ्रेगमेंट शेडर्स है, ये हम जीएलएसएल में लिख रहे हैं, ये मैंने बता दिया है। अब तो तुम 3JS से क्या करोगे ना, मैं बताता हूँ 3JS से कैसे यूज़ कैसे करोगे। 3JS में तुम मटेरियल बनाओगे। ठीक है, कौन सा मटेरियल? शेडर मटेरियल। 3JS हमें प्रोवाइड करता है शेडर मटेरियल। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ लेता है। ठीक है, समझ लो कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में लेता है। ठीक है, एंड वो उसमें भी सबसे पहले वो लेता है वर्टेक्स शेडर्स, टेक्स्ट शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तुम जब भी शेडर्स लगाना है तो तुम्हें 3JS में बनाना पड़ेगा शेडर मटेरियल, और उसको दो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर। अब हम वर्टेक्स शेडर और फ्रेगमेंट शेडर पढ़ते हैं जीएलएसएल में। उसके लिए ना मैं क्या करता हूँ ना, उसके लिए हम चालू करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर। वर्टेक्स शेडर से चालू करेंगे, बट उससे भी पहले ना मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ टर्म्स आपको बताने हैं। ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होता है, कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आपका यूनिफॉर्म्स एंड हमारा वेरिंग। ठीक है, ये टर्म के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये टर्म के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझो एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो एट्रीब्यूट्स आप ऐसे समझ लो कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हर एक वर्टेक्स के लिए बदलती है, हर एक वर्टेक्स के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट फॉर एवरी वर्टेक्स। ठीक है, हर एक वर्टेक्स के लिए डिफरेंट होती है, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, अब यूनिफॉर्म की बात करते हैं। यूनिफॉर्म जैसे ये डिफरेंट था, यूनिफॉर्म सेम रहती है हर एक वर्टेक्स के लिए। ठीक है, तो सेम फॉर एवरी वर्टेक्स। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म को ना हम देखो शेडर मटेरियल में हम यूनिफॉर्म एक और मतलब जो मोस्टली काम आता है, वो काम आता है सीपीयू से इंफॉर्मेशन भेजना जीपीयू में। ठीक है, सीपीयू मतलब हमारा जो कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, उस कोड को हम जीपीयू मतलब जीएलएसएल जो हम लोग जीपीयू को देते हैं, जो हमारा जो शेडिंग लैंग्वेज है, उसको उसको सीपीयू से जीपीयू में हम यूनिफॉर्म्स के थ्रू देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म के थ्रू देते हैं। और वो कैसे देते हैं? जैसे यहाँ पर हम लोग ने वर्टेक्स एंड फ्रेगमेंट शेडर दिया था ना, वैसे ही हम यूनिफॉर्म का एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, यूनिफॉर्म्स, एंड उसको एक ऑब्जेक्ट देते हैं। एंड समझो कि मैंने, और जो भी यूनिफॉर्म्स के जो भी मैं बनाऊंगा ना, जैसे कि मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा तो उसको मैं चालू करूंगा, उसका जो प्रीफिक्स रहेगा, ये कन्वेंशन है। ठीक है, ये कन्वेंशन है कि हम यू से चालू करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है, स्मॉल यू से उसका प्रीफिक्स चालू करते हैं। जैसे कि मैंने बनाया यू टाइम। ठीक है, यू टाइम बनाया। अब इसको भी मेरे को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा वैल्यू, एंड फिर मैं उसको जो वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने को 0 देना है तो ऐसा। ठीक है, अब इसी में मैं इसको और यूनिफॉर्म दे सकता हूँ जितना देना चाहूँ, पर ऐसे हम यूनिफॉर्म देते हैं अपने शेडर मटेरियल को। ठीक है, एंड यही इंफॉर्मेशन जो है ना, ये हम सीपीयू में लिख रहे हैं, एंड यही सीपीयू से हमारे जीपीयू में आता है। ठीक है, वाई यूनिफॉर्म्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गया। अब वेरिंग की बात करते हैं। व्हाट इज वेरिंग? ठीक है, वेरिंग की बात करते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि एट्रीब्यूट्स जो है ना, एट्रीब्यूट्स वो सिर्फ वर्टेक्स शेडर के पास है, वर्टेक्स शेडर ओनली। ठीक है, सिर्फ वर्टेक्स शेडर के पास है। इफ मुझे वो फ्रेगमेंट शेडर के पास चाहिए तो मैं कैसे लूँगा? ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिर्फ वर्टेक्स शेडर के पास है। अब फ्रेगमेंट शेडर को इफ मेरे को भेजना हुआ कि मुझे कुछ काम है तुम्हारे एट्रीब्यूट का, तो वो मैं फ्रेगमेंट शेडर को कैसे भेजूंगा? तो वो मैं भेजूंगा इसकी मदद से,
वो मैं भेजूंगा वेरिंग की वजह से, ठीक है। कैसे, वो मैं बताता हूँ कैसे भेजूंगा। बट वेरिंग का क्या काम है कि वो वर्टेक्स शेडर से एट्रीब्यूट फ्रेगमेंट शेडर भेजता है, ठीक है। समझ लो कि एट्रीब्यूट वर्टेक्स शेडर से वो फ्रेगमेंट शेडर भेजता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें 3 टर्म बताए हैं, ठीक है, 3 टर्म बताए हैं। ये बहुत ही बेसिक टर्म है और बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म्स, वेरिंग एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स शेडर का बेसिक जो बॉयलर प्लेट होता है वो वर्टेक्स शेडर बॉयलर प्लेट कोड इन GLSL। देखो, जो भी हम बात कर रहे हैं वो शेडर मटेरियल के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, शेडर मटेरियल के बारे में ही बात कर रहे हैं। इफ तुम शेडर मटेरियल लगा रहे हो तभी ये कोड चलेगा, ठीक है। चलो, कोड क्या है। जो GLSL लैंग्वेज है ना, GLSL लैंग्वेज मोस्टली बहुत ही सिमिलर टू C और C++ लिख लो, ठीक है। C एंड C++ से बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स इज सिमिलर टू C एंड C++। इफ़ तुमने C एंड C++ पढ़ा अपने फर्स्ट ईयर में, बेसिकली हमारे यहाँ NIT गोवा में तो C पढ़ाते हैं, बट C++ भी इफ़ तुमने पढ़ा है तो उसमें हम सबसे पहला जो हमारा चीज़ रहता है ना वो रहता है मेन फंक्शन। तो इधर भी हम सबसे पहले लिखते हैं वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन। एंड ये खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कहीं जाके खोल देता हूँ, तो ठीक है। यहाँ से अब हम चालू कर रहे हैं कोड, ठीक है। यहाँ से हम अपना कोड चालू कर रहे हैं। अब GLSL में ना लिखने में तुम समझो ये एक टाइप बेस्ड लैंग्वेज है। टाइप बेस्ड लैंग्वेज है। टाइप बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि तुम जैसे जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट वैर लगा के वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो ना कि हाँ मस्त, अभी तो कॉन्स्ट और वैर तो लगा दिया है अपना, अब ये जावास्क्रिप्ट समझेगा कि कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का नहीं है। बट ये इधर नहीं चलेगा। इधर तुम्हें इधर लगाना पड़ेगा कि इंटीजर है तो इंट लगाना पड़ेगा। इंट तो नहीं यूज़ होता है, ठीक है। अभी गलती से भी इंटीजर नंबर मत लिख देना, GLSL में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। वो इंटीजर सपोर्ट करता है वो, बट मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम एक्सपीरियंस आ जाएगा तुम जब काम करोगे। इंट फ्लोट है तो फ्लोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और भी डेटा टाइप्स होते हैं वो मैं अच्छे से बताता हूँ, बताऊँगा बेसिक। ये जब मैं ये पूरा बॉयलर प्लेट लिख लूँगा ना फ्रेगमेंट शेडर और वर्टेक्स शेडर का, फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ ये डेटा टाइप्स क्या क्या होता है। इसका मैं तो मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू मतलब टाइप बेस्ड है, तुम्हें बताना पड़ेगा इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, क्या है, कौन सा टाइप है, तुम्हें डिक्लेयर करते हुए बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ एंड अपना कोड लिखना चालू करते हैं। तो बेसिक कोड जो है ना अपना वो है ऐसा। तुमने वॉइड मेन लिख दिया, अब तुम लिखो GL पोजीशन इधर तुम्हें लिखना है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इनटू मॉडल व्यू मैट्रिक्स होता है। मैं गलती से व्यू मॉडल लिख देता हूँ कभी कभी। मॉडल व्यू मैट्रिक्स। देखो ये सब मैट्रिक्स मत समझो, तुम सिर्फ इतना समझो कि बॉयलर प्लेट है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। अब ये 2 के बाद है ना जो तीसरा चीज़ आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेक फॉर पोजीशन एंड 1.0, ठीक है। बेसिक ये कोड है, ये कोड लिख दोगे तो तुम्हारा बॉयलर प्लेट रेडी है फॉर वर्टेक्स शेडर, फॉर शेडर मटेरियल, ठीक है। शेडर मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। वेक 4 क्या है मैं तुम्हें वो बताऊंगा जब मैं तुम्हें टाइप्स के बारे में बताऊंगा ना, जो डेटा टाइप्स हैं हमारे GLSL में, तब वो जब बताऊंगा तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वेक 4 क्या है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा पूरा बॉयलर प्लेट है। एंड सबसे काम का चीज़ जो इधर रहता है ना, हम मोस्टली क्या करते हैं कि ये दोनों को ज़्यादा छेड़ते नहीं है, पोजीशन मैट्रिक्स एंड मॉडल व्यू मैट्रिक्स को। एंड हम काम करते हैं इसके साथ, ये जो हमारा पोजीशन एट्रीब्यूट है ना उसके साथ। ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट है ये पोजीशन हमारा। शेडर मटेरियल हमारा बहुत सारा कोड लिख के रखता है, इसलिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना रहता था, पर वो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन हो गया। एंड तुम्हें ये वेक 4 क्या है वो मैं बताऊँगा। एंड पोजीशन जो है तुम्हारा स्टोर करके रखता है हर एक पिक्सल का पोजीशन, बस मतलब मोस्टली हम इसी को छेड़ते हैं। तुम ये देख लो, ज़्यादा मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था, इसका ज़्यादा काम नहीं है, समझाने का भी तुम समझना रहता था, पर वो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन हो गया। एंड तुम्हें ये वेक 4 क्या है वो मैं बताऊँगा। एंड पोजीशन जो है तुम्हारा स्टोर करके रखता है हर एक पिक्सल का पोजीशन, बस मतलब मोस्टली हम इसी को छेड़ते हैं। तुम ये देख लो, ज़्यादा मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था, इसका ज़्यादा काम नहीं है, समझाने का भी तुम समझ जाओगे बाद में। अब हम चलते हैं इधर, ओके, ऐड कर देते हैं इंसर्ट पेज। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंट शेडर का। फ्रेगमेंट शेडर का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो मैं बताता हूँ। ये भी सेम ही है हमारा वॉइड
वॉइड में फंक्शन बनाया एंड यहाँ पर लिखो GL फ्लैग कलर, अरे थोड़ा गलती तो कर ही देता हूँ, फ्लैग कलर। एंड यहाँ पर तुम्हें लिखना है सिर्फ वेक 4 1.0 1.0 1.0 1.0। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, वेक 4 को बाद में देखेंगे। वेक 4 से तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि इधर इधर हमारी 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू मैंने डाला है। एंड इसमें से ये जो 3 है ना, ये है RGB की वैल्यू, जो कि हम 0 से 1 में डाल सकते हैं। 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालेंगे तो जो भी कलर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं ये 0 कर दूँ, ये 0 कर दूँ और सिर्फ इसको 1 रखूँ तो मेरा रेड कलर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 0 रख दूँ, इसको 0 कर दूँ तो मेरा, इसको 1 करूँ तो मेरा ग्रीन कलर आएगा। इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया एंड इसको 1 कर दिया तो ब्लू कलर। समझ जाओ, समझ लिया। अब ये चौथा वैल्यू जो होता है वो होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मोस्टली हम इसको नहीं छेड़ते हैं, मतलब नहीं छेड़ते हैं, बट ये भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक तुम्हारा कोड फॉर वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं व्हाट सम डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स इन, ठीक है, डेटा टाइप्स इन। उससे पहले ना मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि मैंने एक यूनिफॉर्म भेजा था यू टाइम करके। इधर देखो, मैंने इफ मैं कोड लिख रहा हूँ ना तो मैंने अपने CPU से यूनिफॉर्म्स भेजे थे। मैंने यूनिफॉर्म भेजा था यू टाइम करके, ये देखो यू टाइम लिखा ना। तो मैं यही चीज़ अगर मेरे को फ्रेगमेंट शेडर में चाहिए या वर्टेक्स शेडर में भी चाहिए तो मुझे लिखना पड़ता है इधर इधर ये वॉइड मेन के ऊपर यूनिफॉर्म। एंड इधर तुम्हें टाइप लिखना पड़ेगा। टाइप कौन सा, कि तुम्हारा टाइम कौन सा डेटा टाइप है। फ्लोट है तो मैं फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट। एंड वही सेम नाम जो हमने उधर लिखा था यू टाइम। अब मैं ये यू टाइम है ना, यू टाइम वेरिएबल जो है, ये जो यू टाइम वेरिएबल है ये मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ अपने शेडर्स में। ये मैं यहाँ यूज़ कर दूँ, मतलब यहाँ जो भी मैं कोड लिखूंगा और भी कोड, वहाँ मैं यू टाइम यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही भारी चीज़ है ये। ठीक है, बहुत ही काम आता है। तो मैंने ये भी समझा दिया। अब हम डेटा टाइप्स पर चलते हैं। तो मोस्टली बहुत सारे वही सेम डेटा टाइप्स हैं, इसमें भी इंट है बट हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो GLSL में ना तुम्हें ये भी बहुत काम आएगा। तुम्हें ये नहीं भूलना है, सेमी कॉलन एंड डॉट। सेमी कॉलन एंड डॉट से बहुत ही एरर्स आते हैं तो ये मत भूलना। ठीक है, इंट यूज़ होता है, पर इंट होता है पर हम यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली क्या क्या यूज़ करते हैं ना मैं तुम्हें बताता हूँ। मोस्टली हम यूज़ करते हैं हमारा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट यूज़ हो गया। फिर हम यूज़ करते हैं हमारा, यहाँ से देखो फ्लोट तुम्हारा सिंगल वैल्यू, मतलब एक वैल्यू है। इफ़ तुमने वेक्टर पढ़ा है, 2D वेक्टर, 2D वेक्टर, 2D वेक्टर इफ पढ़ा है तो इस पॉइंट की 2 वैल्यू होगी, कुछ तो 2 वैल्यू होगी, एक x एंड कुछ y, कुछ y। ठीक है, तो वही वैल्यू जो है हम लोग इधर लिखते हैं x एंड y। ये 2D वेक्टर होता है। 3D वेक्टर हुआ तो क्या होगा, 3D वेक्टर हो जाएगा, ऐसे z आ जाएगा। 4D नहीं होता है, बट हम इंजीनियरिंग में तो ये लिख देते हैं ना, x y z एंड एक W कंपोनेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो बस इतने होते हैं। ठीक है, फ्लोट एक सिंगल इंटीजर है। तो वैसे ही हमारे यहाँ डेटा टाइप होते हैं GLSL में वेक2। ठीक है, वेक2 जो 2 वैल्यू लेता है, वेक2 2 वैल्यू लेता है। तो वेक2 में तुम 2 वैल्यू डाल सकते हो ऐसे, कुछ x डाल दिया एंड कुछ y डाल दिया। ठीक है, अब इफ़ तुम इसको किसी इंटीजर में डालना चाहते हो ना, किसी वेरिएबल में डालना चाहते हो तो देखो कैसे डालोगे। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है, इफ़ चलो मुझे एक वेक2 का वेरिएबल बनाना है तो मैं बोलता हूँ कुछ ये 2D लिख देता हूँ। 2D मेरा एक वेक2 का वेरिएबल है तो मुझे लिखना पड़ेगा डेटा टाइप उसका वेक2 2D इज इक्वल्स टू वेक2 एंड इधर मैं लिख देता हूँ 1.0 2.0। ठीक है, इफ़ मैं बोलूँ 2D का x वाला कौन सा चीज़ है तो वो क्या होगा 1.0 एंड मैं बोलूँ 2D का जो y होगा वो क्या होगा 2.0। ठीक है, वैसे ही सेम इफ़ वेक 3 में लिखूँ, मैं वेक 3 में लिखूँ 3D तो होगा वेक 3 1.0 एक सेकेंड दे भाई, अच्छा हाँ, 2.0 एंड 3.0। समझ में आया। अब मज़े की बात मैं तुम्हें एक और बताता हूँ कि इफ़ मैं देखो 2DX 3DX वही हमारा 1.0 एंड y हमारा 2.0 एंड डॉट जेड, मतलब इधर लिखना पड़ेगा, ये लिख लो 3D, ये हमारा होगा 3.0, यही आएगा। बट इफ़ तुम देखोगे ये 1 और 2 जो है ये सिमिलर है इसके। ये चीज़ एक सेकेंड, हमारी जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है तो सिमिलर है इसके। मतलब ऐसा सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम अगर ये भी लिख लोगे ना, इसके जगह तुम अगर ये लिखोगे वेक 3 इज इक्वल्स टू ये 2D देन 3.0 तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो,
ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि दो वैल्यू तो इसने ले लिया 2D ने, तीसरा वैल्यू हमें डालना पड़ा बस। ठीक है, दो वैल्यू ले लिया, तीसरा वैल्यू डाल दिया हमने। ठीक है, वैसे ही अगर तुम इधर देखोगे ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इसमें इसमें वेक 4 आया था, तो पोजीशन तो 3 वैल्यू का होता है ना, क्योंकि 3D स्पेस है, हम 3D पढ़ रहे हैं ना, तो 3D स्पेस में कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3, एक्स वाई एंड जेड। इसलिए ये वेक 4 में इसने 3 चीज़ें ले ली और एक बच गया, तो उसमें हमने 1.1 डाल दिया। समझा ये हमने क्यों लिखा था वेक 4 का। अब वैसे ही हमने इधर भी वेक 4 लिखा था, इसलिए हमने 4 वैल्यू दी इधर। ठीक है, अगर तुम वेक 3 का कोई वेरिएबल बनाओगे तो तुम आके इधर अगर इन तीनों के बाजू में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है, वो आता है सीजलिंग का, मैं वो बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद हम कोड देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही मैंने पढ़ा दिया तुमको। सीजलिंग का कुछ होता है, सीजलिंग मेरे को स्पेलिंग का पता नहीं है, देख लेना, सीजलिंग कुछ तो होता है। सीजलिंग बताता हूँ। इफ समझो कि मैंने एक बनाया है मैंने बनाया है एक चीज़ मैंने एक चीज़ बनाया है, मैं लिख देता हूँ टाइम ही लिख देता हूँ, मैं टाइम लिखा है मैंने। ठीक ठीक है, टाइम हो गया, एंड उसको टाइम तो सेंस ही नहीं बनाएगा, मैं बोल देता हूँ कुछ तो, पोजीशन बोल देता हूँ, पोजीशन है हमारा। ठीक है, और वो वेक 3 है, पोजीशन वेक 3 है, तो मैं इधर भी मुझे लिखना पड़ेगा वेक 3, एंड इधर मैं लिख दूंगा कुछ तो 3.0, 4.0 एंड 6.0। ठीक है, तो इससे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि पोजीशन डॉट एक्स हमारा है 3.0, पोजीशन डॉट वाई हमारा है 4.0, एंड पोजीशन डॉट जेड हमारा है 6.0। 3.0, 4.0, 6.0, ये हमारा ऐसे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तुम इधर ही नहीं रुक सकते हो, तुम इधर ये भी लिख सकते हो, पोजीशन डॉट एक्स वाई, तो इससे तुम्हें क्या आ जाएगा, इससे तुम्हारा आ जाएगा वेक 2 3.0 एंड 4.0। वैसे ही पोजीशन डॉट वाई जेड क्या हो जाएगा, वेक 2 4.0 एंड 6.0। ठीक है, अब मजे की बात बताता हूँ, अब तो ये तुम सीरीज में चल रहे हो, अगर मैं ये बोलूँ तुम्हें कि पोजीशन डॉट जेड एंड एक्स क्या होगा, जेड एंड एक्स लिखा है तो जेड पहले आया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक 2 तो होगा ही, ऑफकोर्स 2 वैल्यू है, जेड पहले आया तो जेड की वैल्यू पहले आएगी, एंड देन एक्स की वैल्यू आएगी जो कि है 3.3। इसी को हम सीजलिंग बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा सीजलिंग हो गया, ये सभी सीजलिंग ही होता है, बट मोस्टली ये हो गया सीजलिंग। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सीजलिंग बता दिया है, मेरे दिमाग में अभी आया कि मैंने तुम्हें वेरिंग का जो है ना वो नहीं बताया है, एंड एक और चीज़ नहीं बताया, जैसे कि यहाँ पर इफ़ मैं तुम्हें बोलूँ ना कि तुम कुछ कलर लिखो, रुक जाओ, वेरिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वेरिंग क्या होता है, वेरिंग होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो है ना, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो वर्टेक्स हेडर नहीं होते हैं, वर्टेक्स हेडर से हम लोग को फ्रेगमेंट हेडर में डालने के लिए हम वेरिंग यूज़ करते हैं। तो वो हम बनाते कैसे, वो देखो, वॉइड मेन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेरिंग वेरिंग वेक 2, एंड यहाँ पर वही कन्वेंशन यूज़ करेंगे जैसे हमने यूनिफॉर्म के लिए किया था, यू से चालू किया था, तो वेरिंग के लिए वी से चालू करेंगे, वी यू वी, ये आप बहुत देखोगे, यू वी, हम वी यू वी जो भी होता है वो आप अच्छे से समझना, चैट जीपीटी से यू वी क्या होता है, हम मोस्टली यू वी को तो भेजते ही हैं। ठीक है, वेरिंग वेक टू वी यू वी, एंड अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, मैं करूँगा वी यू वी को मैं यू वी दे दूंगा, समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं एक वैल्यू दे दे रहा हूँ उसको, और ये वेक्टर 2 है। एंड यही चीज़ मैं अगर यहाँ पर जाके फ्रेगमेंट शेडर में जाके ऐसे ले लूँगा, वैसे ही जैसे मैंने लिखा था वेरिंग वेक 2 वी यू वी, अब मैं वी यू वी भी इधर इधर यूज़ कर सकता हूँ अपने फ्रेगमेंट शेडर में, समझे। तो वेरिंग कैसे भेजते हैं ये हमने समझ लिया, हमने बहुत कुछ समझ लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया है, बट समझाने के लिए बोला है, इफ़ तुम समझोगे तो अच्छी बात है। अब मैं जितना समझा सकता था ना मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखो, सीडर्स जो है ना वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे है, जितना सिंपल हो सके मैंने उतने सिंपल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अब आगे है ना तुम्हारा एक्सपीरियंस ही तुम्हें लेकर जाएगा, जितना तुम इस पर काम करोगे उतना ही तुम समझोगे और उतना ही तुम्हारे दिमाग में जाएगा। तो तुम जितना एक्सपेरिमेंट, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना इसको, तभी तुम्हारा सीडर्स अच्छा होगा। मेरा भी अभी बहुत ही लो लेवल पे ही है, बट तुम्हें प्रैक्टिस से ही होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कितना, तो कुछ बहुत कुछ हमने समझ लिया है। इफ़ तुम्हें समझ में आया तो मुझे बताना, बाकी तो वी विल कंटिन्यू विद आवर वीडियो। सो ओके लेट्स, सो ओके चालू करते हैं। सो हम लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हम यहाँ पर थे। सो हमने पूरा मर्ज कर दिया हमारा 2D एंड 3D कोड। अभी शेडर्स चालू करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले ये सब हटा देता हूँ और एक बीच में एक प्लेन ला देता हूँ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि हमने वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर तो समझ ही लिया, तो वो लगा के देखते हैं वो कैसे लगाना है, वो देखते हैं। तो मैं पहले ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट कि हम और क्या कर सकते हैं। सो मैंने क्या बोला कि मैं ये जो चीज़ें हैं, क्रिएट एंड पोजिशन इमेज, ये अभी के लिए नहीं चलाता हूँ। ठीक है, एंड मैं अपना दिस डॉट एड ऑब्जेक्ट ला देता हूँ, एड ऑब्जेक्ट वापस ला देता हूँ, एंड स्टाइल डॉट
CSS में मैं बैकग्राउंड कलर जो है कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ ब्लैक। ब्लैक में देते हैं हैशटैग 0101 ओके। सो हमने कलर दे दिया है, हमने सब हटा दिया है। इफ कुछ दिक्कत हुआ हम ये भी हटा देते हैं। मैं ये जो मेन कंपोनेंट है ना मेरा, उसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो ये सब ठीक है। सो हमें एक प्लेन दिखना चाहिए। आई गेस कि मेरा प्लेन बहुत छोटा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं प्लेन थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। सो थोड़ा 100 कर देता हूँ। हाँ, प्लेन छोटा था, तो प्लेन छोटा था। सो मैं इसको 1 1 ही रखता हूँ, 1 1 ही रखता हूँ। एंड मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं अपना जो कैमरा था उधर जाता हूँ, कैमरे के पास। एंड कैमरे की जो ये चीज़ें थी ना, जो हम लोग मैच लगाया था हम लोग ने, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। कैमरा डिस्टेंस में अभी के लिए कर देता हूँ जो हमारा था 5। 5 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, देखते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, 2 कर देते हैं। कैमरा डिस्टेंस 2 कर दिया, तो ये इधर आ गया और हमें ठीक लग रहा है, कोई दिखना नहीं है। अब एक और चीज़ है कि ऑर्बिट कंट्रोल वापस ला देते हैं, जिससे हम घुमा पाए चीज़ों को। तो ऑर्बिट कंट्रोल जो था, दिस डॉट सेट ऑफ कंट्रोल्स, वो वापस ला देते हैं एंड जाके टिक फंक्शन में कंट्रोल्स को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको कर दिया अनकमेंट, तो अपडेट कर दिया तो हमारा ये भी चलने लग गया। अब ये देखो, ये डबल साइड नहीं है, एक ही साइड से दिख रहा है। तो इसका भी बेसिक फिक्स है कि हम अपने ज्योमेट्री में जाए, ये मटेरियल में जाए एंड इधर लिखे साइड, एक सेकेंड, साइड 3 डॉट, भाई कहाँ जा रहा है, 3 डॉट डबल साइड। तो इतना करने से ही हमारा क्या हो जाएगा कि डबल दूसरा साइड भी दिखने लगेगा। देखो दूसरा साइड दिख रहा है, नाइस। तो हम अभी अच्छे से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो सब ठीक चल रहा है, बट अभी दिक्कत ये है कि अब हमें शेडर्स लगाने हैं। और शेडर्स लगाने के लिए हमें इस ज्योमेट्री पे हमें शेडर मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम दो जो ये जो मैथ बेसिक मटेरियल है ना, इसमें से मैं इसको हटा के इधर लिखता हूँ शेडर मटेरियल। शेडर मटेरियल कलर हम डाल नहीं सकते, इसको हटाओ, साइड डाल सकते हैं। बट अब हमने इतना भी लिखा है ना, तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसको वर्टेक्स एंड फ्रेगमेंट शेडर्स चाहिए। मतलब दो इसको ये प्रॉपर्टीज तो चाहिए रहती है। तो शेडर्स के लिए हम ये लिख देते हैं, वर्टेक्स शेडर, ये देखो वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर। ठीक है, अभी हमने कुछ लिखा तो नहीं है, बट फिर भी हमें ये एरर देगा। ऑफ कोर्स हमने कुछ दिया लिखा नहीं है ना, तो दे रहा है, हमें एरर्स दे रहे हैं। तो हमें शेडर्स लिखना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, देखो तुम शेडर्स बहुत टाइप से लिख सकते हो। इफ तुमने सिर्फ ऐसे ही ये लगाया ना, ये देखो तुमने सिर्फ ऐसे ही लगाया, पैरन इसको जो भी बोलते हैं, ये जो लगाया है इसमें तुम सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो कोड। तो ऐसे ऐसे तुम लिख रहे हो कोड, ठीक है। इफ तुमने इसको डबल लाइन में लिखने की कोशिश किया तो ये एरर दे देगा, मतलब मल्टी लाइन में नहीं जा सकते हो। अब इफ मुझे मल्टी लाइन में लिखना है, तो मल्टी लाइन में लिखना है तो वी हैव टू यूज बैकटिक्स। तो हम बैकटिक्स का यूज करते हैं। ओके, सिर्फ बैकटिक्स, बैकटिक का यूज करते हैं। अब इससे हम मल्टी लाइन कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जो कोड है हमारा, जो था हमारा वॉइड मेन जो भी था, सिस्टम जो भी था, ये सब। पर इससे अच्छा क्या करते हैं ना, हम दूसरे फाइल्स में लेके जा सकते हैं। हम दूसरे फाइल में अपने शेडर लिखेंगे और उसको इधर लाके इंपोर्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि मैं इधर ये खोल देता हूँ, ये नहीं, ये। एंड यहाँ पर मैं सोर्स में ही क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ और वो बोल देता हूँ मैं शेडर्स। शेडर्स हो गया। अब शेडर्स में जो हमारा सिंपल प्लेन ज्योमेट्री जो है वो लिख देता है। तो मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स शेडर, सिंपल नाम लगता है मेरे के लिए, वर्टेक्स शेडर्स, वर्टेक्स शेडर डॉट जी एल एस एल। ठीक है, वर्टेक्स शेडर डॉट जी एल एस एल एंड फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट शेडर्स डॉट जी एल एस एल। ठीक है, फ्रेगमेंट शेडर जी एल एस एल एंड वर्टेक्स शेडर जी एल एस एल। अब हम इसमें कोड लिख देते हैं, हमारा जो बेसिक कोड होता है। अब जब हम शेडर मटेरियल यूज कर लेना, तो बहुत सारा कोड हमारा पहले से लिखा हुआ था। तो हमें सिंपल अपने वॉइड, हमें मेन फंक्शन बनाना रहता है, वॉइड मेन। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जीएल पोजीशन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इनटू व्यू मॉडल मैट्रिक्स इनटू ये वैक 4, जिसमें हम पोजीशन देंगे एंड 1.0 देंगे। सो हमारा ये हो गया। हमारा वर्टेक्स शेडर का इतना कोड होता है, ठीक है, मतलब बॉयलर प्लेट इतना होता है, तो हमने ये लिख लिया। अब फ्रेगमेंट शेडर में जाते हैं, यहाँ पर भी वही सेम चीज, वॉइड मेन
वॉइड मेन, यहाँ पर आके अब हम लिखेंगे GL फ्लैग कलर एंड हम लिखेंगे वैक 4 एंड यहाँ पर लिख देते हैं 1.0 1.0 1.0 1.0। तो हमने ये सब लिख लिया, फ्लैग कलर फ्रैगमेंट शेडर्स का कोड लिख लिया एंड हमने वर्टेक्स शेडर का बेसिक जो बॉयलर प्रिंट होता है वो लिख लिया। अब मेरे को इसको इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट तो मैं, इफ यू आर यूजिंग वीट, जैसे हम अभी इधर वीट यूज कर रहे हैं, तो वीट हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं करने देता है, तो हमें कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी रहती है, मतलब कुछ चीज़ डाउनलोड करनी रहती है। तो मैं अपने सर्वर से हटता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm इंस्टॉल। ओके, सो हमें लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल वीट प्लगइन एलएसएल। इतना लिखने से ये डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, कॉलेज वाईफाई, सो ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये होता है तब तक हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं इधर। हम सबसे ऊपर जाके अपने इधर लिख देते हैं इम्पोर्ट, नहीं अभी नहीं लिखते हैं, हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा नहीं। सो हमने, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम vid.config.js में जाएंगे। देखो मेरा पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने टेलविंड लगा के रखा था। इफ तुम्हारा ये पहले से नहीं है ना तो ये बना लेना। ये रूट डायरेक्टरी में बनाना, रूट डायरेक्टरी मतलब सोर्स के अंदर मत बनाना, ठीक है? इधर ही बनाना जहाँ पर तुम्हारा index.html है, रूट डायरेक्टरी में बनाना vid.config.js। एंड ये वाला जो कोड है ना, ये तुम चैट जीपीटी से भी बोल सकते हो लिखने का कि मुझे वीट प्लगइन जीएलएसएल का एक वीट डॉट कॉन्फ़िग का कोड दे दो, तो कोड करके दे देगा, तुम्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहेगा। तो इधर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना जीएलएसएल फ्रॉम दिस वीट प्लगइन जीएलएसएल फ्रॉम वीट प्लगइन जीएलएसएल एंड मैं यहाँ पर उसको जीएलएसएल को चला देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लगइन्स के अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, मेरा कॉन्फ़िग भी हो गया। अब होपफुली हम इधर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं करूँगा इंपोर्ट वर्टेक्स शेडर फ्रॉम शेडर्स के अंदर है हमारा वर्टेक्स शेडर शेडर और शेडर्स लिख दिया मैंने, वर्टेक्स शेडर्स और जीएलएसएल। ठीक है, एंड इसी को मैं करता हूँ कॉपी एंड इधर पे लिख देता हूँ फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर का यहाँ पर फ्रैगमेंट शेडर्स, तो फ्रैगमेंट शेडर जैसे अब कुछ नहीं, यही दो चीज़ को मेरे को डालना है इधर जहाँ पर हमारा शेडर मटेरियल था। यहाँ वर्टेक्स शेडर में मैं डाल दूंगा वर्टेक्स शेडर एंड यहाँ पर मैं डालता हूँ फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट शेडर। ठीक है, अब ये डालने से ही हमें अपना क्यूब दिखना चाहिए। अच्छा मैंने, आई गेस, हाँ, मेरा सर्वर चालू तो किया ही नहीं मैंने। सर्वर चालू कर देते हैं, सर्वर चालू कर दिया एंड देन होपफुली अभी हमें कुछ दिखे। इफ सब सही है तो लाल प्लेन हमें दिखना चाहिए एंड आई गेस नहीं है। इफ सब बिल्कुल सब सही नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ओके भाई, मैं अपना बॉयलर प्लेट की तरह लिख देता हूँ ना, व्यू मॉडल नहीं, मॉडल व्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, अब होपफुली इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाइट तो दिख रहा है क्योंकि ये देखो मैंने फ्रैगमेंट शेडर में, नहीं हटा देता, फ्रैगमेंट शेडर में मैंने सब वन वन दिया। इफ मैं ये दोनों को दे दूँ, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल को 0 0 दे दूँ, तो सिर्फ रेड चैनल 1 है, बाकी सब 0 0 है, तो हमें रेड दिखना चाहिए, हमें रेड दिखेगा। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको वाइट ही रहने देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाइट ही रहने देते हैं एंड मैं यहाँ पर मेन डॉट जेएस में जाके ना इधर इसको वायर फ्रेम है ना वो ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, वर्टेक्स देखने के लिए, ठीक है, वर्टेक्स दिखाने के लिए, तो इतने वर्टेक्स ऐसा दिख रहा है। मैं वर्टेक्सेस बढ़ा देता हूँ, तो वर्टेक्सेस कैसे बढ़ा सकता हूँ ना, इधर 1 1 के बाद तुम लिख दो इधर 50 50, तो तुमने ये बढ़ा दिया तो तुमको देखो इतने सारे वर्टेक्सेस दिख रहे हैं। 50 ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा 10 10 कर देता हूँ जिससे तुम्हें दिखेगा 10 10। हाँ ये दिख रहा है, ये वर्टिसेस हो गए। अब इसको हम मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। तो वर्टेक्सेस को कौन मैनिपुलेट करता है, वर्टेक्स हेडर। तो हम इधर आ जाते हैं एंड हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं वैक 3 करके एंड वैक 3 में हम बोलते हैं न्यू न्यू पोजीशन एंड इधर मैं लिख देता हूँ कि हमें 3 वैल्यू देना है, तो वैक 3 यही दे देता हूँ पोजीशन। पोजीशन देखो हम डायरेक्टली पोजीशन के साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एंड ये हमने पहले ऊपर मतलब इसको पोजीशन को हम नहीं छेड़ सकते डायरेक्टली, तो हम इसको नए वेरिएबल में लेके आते हैं।
ठीक है, एंड इधर मैं वही नया वेरिएबल लिख देता हूँ। सो इधर मैं लिख देता हूँ न्यू पोजीशन। ठीक है, एंड सब ठीक है। अब देखो अभी भी सेम ही रिजल्ट होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सेम ही रिजल्ट है। अब हम आते हैं कि इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि न्यू पोजीशन डॉट जेड जो है वो थोड़ा ऊपर चले जाए, मतलब न्यू पोजीशन डॉट एक्स के अनुसार हो जाए। सो ये कुछ देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया। बताता हूँ क्या हुआ। देखो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। जेड को मैं एक्स से नहीं, देखो एक्स इधर से जीरो से, ये जो भी वन हो रहा है जीरो से वन। वन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने देखो इधर वन दिया है ना, मैंने इधर वन वन दिया है, हाइट और विड्थ वन है। तो जीरो से वन इंक्रीज हो रहा है, जीरो, 0.5, 0.8, 0.9 एंड वन। तो इसलिए ऐसा लग रहा है ये जीरो से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अब मैं जीरो से तो क्या ही माइनस, आई गेस माइनस। ओके, तो अब यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, न्यू पोजिशन डॉट एक्स हो गया। अब हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं ना, हम थोड़ा वेव बनाने की कोशिश करते हैं। एंड वेव बनाने के लिए हमें पता है कि साइन वेव, हमें साइन का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, कर्व वेव ऐसे होता है, साइन का वेव ऐसे होता है ना। तो साइन में मैं लिख देता हूँ न्यू पोजिशन डॉट एक्स। ठीक है, एंड हमें कुछ अच्छा दिखना चाहिए। ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, हम इसको इनटू एन कर देते हैं। सो होपफुली हमें कुछ अच्छा दिखे, एंड यस, ये देख रहा है? ये कर्व जैसा लग रहा है ना। अब इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, टू कर देता हूँ मैं, एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मैं इसको टू से थ्री कर देता हूँ, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.0। देखो शेडर्स में ना बहुत ऐसा ऐसा काम करना, शेडर्स में बहुत ही अपने को एक्सपेरिमेंट करना रहता है वैल्यूज के साथ। तो हमें बहुत कुछ खुद से ही डालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ये वैल्यू चेंज करते हैं, ये वैल्यू चेंज करते हैं, तो उससे हमें नए नए इफेक्ट्स मिलते हैं। तो तुम्हारा भी काम ये है, मैं जो जितना भी बता रहा हूँ ना ये सब बेसिक्स है। ठीक है, बहुत सारे ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तुम इससे बढ़ सकते हो, तुम इससे ही आगे बढ़ोगे। तुम्हें वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगे, तुम्हें और कोई फंक्शन डालना पड़ेगा, और कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कुछ मतलब अच्छा बन सके। सो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना एक्सपेरिमेंट करो, उतना ही नए इफेक्ट्स बने। सो यहाँ पर मैंने इसको जीरो वन से डाउन मल्टीप्लाई किया, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इधर मुझे थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, देखो कर्व दिख रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको चार पाँच से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर्व दिखे। देखो ये कर्व दिख रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा प्लस माइनस भी करके देखता हूँ। प्लस में करता हूँ इसको 1.6 से। ये देखो पूरा ऐसे दिख रहा है, ये पूरा ऐसे दिख रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हें देखना कैसे है, कि ये वैल्यूज तुम कहाँ से डालोगे। ठीक है, मैं तुम्हें ये ओके, सो हम ये जो इक्वेशंस है ना, इसको विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, कि हम क्रोम में जाते हैं और डेस्मोस करके बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इधर से ही हम लोग हम कैलकुलस का ग्राफ बना के देखते थे अपने इंजीनियरिंग जो मैथ्स वन था ना उसमें। सो इतना भी नहीं, बट थोड़ा सा देखते थे विजुअलाइज करने के लिए। तो मैं तुम्हें विजुअलाइज कराता हूँ। साइन का एक फंक्शन लेता हूँ, एंड इधर मैं साइन एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स से हमारा साइन कर्व बन गया, हमें पता है ये सब होता है। अब इसको मैं इसके अंदर मैं प्लस 1.6 कर दूंगा। तो तुम ये देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो यहाँ से, यहाँ ये चीज आया है हमारा, हमारा जो है ये चीज आया है। ठीक है, मैंने भी यही किया था, हमारा जो वैल्यू था उसमें मैंने ये चीज डाला था। तो हमें ये दिख रहा था, ये वाला चीज जो हमें अभी दिखा ना, जो हमें अभी दिखा, ये वाला चीज सेंटर में जो चीज है, इस वन माइनस 1.6 है 1.6, इसलिए मैंने 1.6 लिखा था। तो तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें जाके अपने वैल्यूज इधर पुट करने हैं और देखना है कि कर कैसा जा रहा है, and तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत स्टैटिक हो गया, ये बहुत ही स्टैटिक लग रहा है, मतलब अब इसको थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म से। तो यूनिफॉर्म्स करने के लिए क्या जाते हैं, हम मेन में जाते हैं। ठीक है, हमने वर्टेक्स हेडर फ्रेगमेंट हेडर दे दिया। अब इसका हम क्या करते हैं कि हम इसको देते हैं यूनिफॉर्म्स। ठीक है, अब यूनिफॉर्म देने का तरीका देखो कैसा है। यूनिफॉर्म्स दिया, तुमने एक ऑब्जेक्ट दिया, इसको यहाँ पर ये दे दो, एंड तुमने ऑब्जेक्ट दिया। अब इसमें लिखोगे तुम यू टाइम, तुम जो भी वेरिएबल है ना उसको यू से चालू करो, जिससे हमें पता चलेगा यूनिफॉर्म है, ये अच्छा कन्वेंशन है। ठीक है, तो हमने यू टाइम दिया, एंड इसको हमें क्या एक और ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, एंड इसमें लिखना पड़ेगा वैल्यू। देन तुम इधर लिखो जीरो। जीरो क्यों, टाइम हम बढ़ाएंगे यहाँ से टिक फंक्शन से। ठीक है, हमें दिस डॉट टाइम मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा दिस डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू टाइम डॉट वैल्यू लगा देना। डॉट वैल्यू की वजह से बहुत लफड़ा होता है, डॉट वैल्यू। और इधर तुम लिख सकते हो यू, सॉरी, इधर तुम लिख सकते हो दिस डॉट टाइम। ठीक है, दिस डॉट टाइम आ गया। अब तुम फ्रेगमेंट शेडर में जाओ, फ्रेगमेंट शेडर में जाके
तुम लिखो ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। अब तुम्हारा टाइम क्या है, देखो अभी तुम्हें टाइप डेटा टाइप बताना पड़ेगा अपने न्यू टाइप का। डेटा टाइप क्या होगा तुम्हारा, फ्लोट ही होगा। जीरो से नंबर ही तो होंगे, तो नंबर ही होंगे, तो सेकंड जो भी है नंबर ही होगा, तो मैं लिख रहा हूँ फ्लोट। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू टाइम, सेम चीज जो हमने उधर लिखा था, ठीक है। फ्रेगमेंट शेडर में नहीं, सॉरी, हम जाएंगे वर्टेक्स शेडर में, हम वर्टेक्स शेडर के साथ खेल रहे हैं। तो वर्टेक्स शेडर में मैं लिखूंगा यू टाइम। एंड मैं यहाँ पर ही कहीं मैं यहाँ पर ही प्लस करने से पहले मैं यू टाइम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये देखो, दिख रहा है। अब ये देखो, ये थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं बोलूँ कि ये थोड़ा स्मूथ नहीं है ना, तो स्मूथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर जा सकते हैं एंड इधर जो है इसको 10 से 50 कर देते हैं। वर्टाइस से ज़्यादा रहेंगे तो हमारा और स्मूथ लगेगा। तो हमारा ऐसा दिख रहा है, देखो, दिख रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको 0.4 से 0.1 कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा कम ऊपर नीचे होगा। ये देख रहे हो, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक है, मस्त लग रहा है, सही है, बढ़िया है, सही लग रहा है। ये साइन वेव ही है, साइन वेव ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, साइन वेव ही है। ओके, अब हम यही करना है तुम्हें, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। वो तुम्हें वैल्यूज बदलते रहते हैं, बहुत बदलने रहते हैं, शेडर्स में सही वैल्यूज लगानी रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम क्या करते हैं ना कि हम थोड़ी चीज़ें बदल के देखते हैं। तो अभी ये हो गया है। अब तुम्हें एक अच्छा सा इफेक्ट बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं जितना थियरी में मैंने जितना थियरी में समझाया ना, उतना ही तुम्हें इनिशियली समझना रहता है, बाकी सब एक्सपेरिमेंट करना रहता है। बाकी सब तुम एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। शेडर्स एक दिन या दो दिन का काम नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है। मुझे भी अभी बहुत टाइम लगेगा सीखना, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। सो कंटिन्यू करना, इसको सीखते रहना। ऐसे ही एक दो दिन में नहीं सीखता आदमी, तुम एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है। सीडर्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते रहो, वैल्यूज डालते रहो, इधर उधर कुछ तो वैल्यू डालो, मजा आता रहेगा, ठीक है। मैं न्यू पोजिशन डॉट जेड को ना एक चीज देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो ये प्लेन है, मैं सिर्फ प्लेन को देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं प्लेन को ही देखना चाहता हूँ। तो हमारा ये सिंपल प्लेन है, ठीक है। अब ये जो साइड है ना, ये वाला, ये कॉर्नर जो देख रहा हूँ ना, जहाँ मेरा कर्सर है, ये 0.0 है। ये तुम्हारा जीरो से ये वन तक जा रहा है, क्योंकि मेरा विड्थ वन है, तो जीरो से वन, ठीक है। ये जीरो से वन जा रहा है, तो इसका विड्थ वन है। एंड इसका विड्थ वन है, तो इसका डिवाइड, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0.5 होगा। तो यहाँ पर 0.5, और ये वाला भी वन ही है, क्योंकि स्क्वायर है, वन वन दिया है मैंने, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा 0.5। तो इसका जो सेंटर है ना, वो 0.5 होगा। मुझे ये समझाना था। अब मैं क्या करूंगा ना कि एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। एंड यूवी के बारे में इफ मैंने बताया तो ठीक है, नहीं तो देखो, यूवी भी तुम चैट जीपीटी कर लेना, व्हाट इज यूवी। मैं तुम्हें यूज केस बता देता हूँ। यूवी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यूवी अच्छे से समझने के लिए चैट जीपीटी कर लेना, ठीक है। मैंने आई गेस समझाया होगा। चलो हम चालू करते हैं। तो मैं इधर से लूंगा यूवीज, ठीक है। तो मैं न्यू पोजीशन जेड को, पहले मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं लूंगा डिस्टेंस नहीं, मैं यहाँ पर एक वो बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट डिस्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या क्या हमारा यूवी, एंड यूवी हमें शेडर मटेरियल से पहले से मिलता है, यूवी। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूवी वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर टू होता है, तो दो वैल्यू देनी पड़ती है, तो मेरे को दो वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैंने डिस्ट दे दिया। अब मैं साइन पोजिशन डॉट जेड में साइन डिस्ट दे देता हूँ, एंड देखते हैं कि हमें कुछ अच्छा दिखता है कि नहीं। मैंने ये दिया, एंड ये देखो, कुछ तो भारी चीज दिख रहा है, तो भारी चीज दिख रहा है। अब मैं थोड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो डिस्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो हमें ओके, ओके, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से। बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेव्स और चाहता हूँ, तो मैं 10 की जगह इधर 15 या 20 कर देता हूँ। ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, ये ज़्यादा वेव आ रही है। अब इसको एनिमेट करके देखेंगे ना हम, इसमें यू टाइम लगाएंगे और देखना बहुत मजा आता है, ठीक है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ यू टाइम, ठीक है। तो यू टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया, तो सी, देख रहे हो बहुत स्पीड जा रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ टेन से, टेन ज़्यादा हो गया ना, दिख तो अच्छे तरह, इसको 5 कर देता हूँ,
देखो, अब देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये बाहर से अंदर जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम इधर इनटू कर रहे हैं ना, इधर मैं इसको प्लस करता हूँ। प्लस किया मैंने, बहुत धीरे चल रहा है। टाइम को हम हटाते हैं। देखो, प्लस माइनस तुम्हें ही देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। ये ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है, तुम्हें ही एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, ये करके डेसिमल्स में जाके तुम्हें देखना पड़ेगा कर्व कैसे जा रहा है क्या नहीं है, वो देख लेना तुम। ठीक है, मतलब ये तुम्हें ही करना है, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमें ये कुछ अच्छा दिख रहा है, ये हमें लग रहा है कि बाहर से अंदर आ रहा है। मैं इसको माइनस अगर इधर कर दूंगा तो अंदर से बाहर जाएगा, तो कुछ रेपल इफेक्ट आएगा। ये देखो, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको और थोड़ा मैं ये कर देता हूँ ना, 0.01 कर देता हूँ। ये थोड़ा रिपल इफेक्ट, अभी तो पूरा ही दिखना बंद हो गया, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। सो होपफुली हमें कुछ अच्छा दिखे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, रिपल इफेक्ट मस्त है ना। अब मैं ये वायर फ्रेम हटाता हूँ। वायर फ्रेम के साथ आएंगे, मेन डॉट जेएस में जाएंगे, एंड साइड जो है हमारा डबल साइड, डबल साइड जो है वायर फ्रेम जो है इसको हम हटा देंगे। तो जैसे ही हटाया, तो वैसे ही हमें एक वाइट फ्रेम दिख रहा है। ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें कलर मैं रेड कर देता हूँ तो शायद कुछ दिखे। रेड कर दूँ तो 0 0, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, वेव में दिख रहा था। अब इसमें पिक्चर डाल के देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 0 1 0। चलो, ये हमारा हमने इफेक्ट्स देख लिए थोड़े थोड़े। देखो, ये सब जो इफेक्ट्स है ना, ये तुम अभी अभी तुम्हें क्या करना है ना, कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आई गेस। अगर तुमने पहली बार ये पढ़ा है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर टाइम लो, शेडर्स इज ऑल अबाउट ना, कि तुम्हें जितना टाइम दोगे उतना बेहतर होगे। जितना तुम उस पर टाइम दोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ही तुम वैल्यूज डालोगे ना। शेडर से कुछ भी कोई बनाता है ना, तो बहुत ही ऐसे बनाता है कि हाँ ये अच्छा वैल्यू लग रहा है, ये डालते हैं, ये डालते हैं। कभी कभी हमें समझता नहीं कि क्या हो रहा है, बट दिस इज ऑल अबाउट कि हमें एक्सपेरिमेंट ही करना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत सारे, मान नहीं है ये कि एक्सपेरिमेंट के बिना होंगे, तो वैल्यू चेंज करने रहते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक हमारा फ्रेगमेंट शेडर, वर्टेक्स शेडर बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब अब हम वापस से अपनी वेबसाइट्स को लेके आते हैं, अपने वेबसाइट को लेके आते हैं, एंड देन वो इमेज जो है वो इमेज डाल देंगे। ठीक है, वो इमेज डालने के बाद वी विल एंड, आई थिंक हम लोग एंड कर देंगे। अगले जो पार्ट है ना, हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इमेज डाल देते हैं, उसके बाद का जो भी बात, उसके बाद के बाद जो भी स्टेप्स रहेगा, हम ये अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आई गेस ये बहुत ही बड़ा हो चुका है लेक्चर। अगले पार्ट में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम आएंगे इधर, हम सबसे पहले इस दिस हम सबसे पहले हमारा ये चीज़ जो था, ऐड ऑब्जेक्ट, दिस डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, उसको हटाएंगे। हम वापस से लाएंगे हमारा क्रिएट इमेज एंड पोजीशन इमेज को। ठीक है, एंड इधर इस साइड कहीं तो हम्म, इधर मेरा, हाँ इधर मैथ बेसिक मटेरियल है ना, देखो इसको मैं कर देता हूँ शेडर मटेरियल। नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं लेके आता हूँ बाहर। शेडर मटेरियल लिख के ना, मैं इसको लेके आता हूँ बाहर। कंट्रोल प्लस एक्स, इसका एक अलग से मैं वो बनाता हूँ। दिस डॉट मटेरियल, दिस डॉट मटेरियल इज इक्वल्स टू, जो हमने कॉपी किया, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट मटेरियल। जैसे हमारा वो कोड जो हमने इधर लिखा है ना, टिक फंक्शन में जो लिखा था, दिस डॉट मटेरियल में फॉर्मुलेट है, वो ना है। फिर इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, एंड देन जो था हमारा, इसको भी मैं अनकमेंट, वापस से जो हमने चीज़ें की थी ना, उसको मैं वापस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको 600 कर देता हूँ, तो सब ठीक रहेगा, एंड होपफुली सब सही रहे। तो रेड हो गया, दिस डॉट मटेरियल हो गया, दिस डॉट शेडर मटेरियल है ना। पहले मैं शेडर मटेरियल हो गया, इसको मैं दे देता हूँ हमारा सबसे पहला साइड, 3 डॉट डबल साइड। इसको अभी हमें यूनिफॉर्म देने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म्स में देना पड़ेगा, एंड बोलना पड़ेगा कि यू टाइम है, एंड यू हैव टू गिव यू टाइम। एंड यू टाइम के बाद हमें लिखना पड़ेगा एक और ऑब्जेक्ट, एंड इधर लिखना पड़ेगा वैल्यू। वैल्यू में हमें लिखना पड़ेगा 0। कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्टेक्स,
shader and vertex shader। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रेगमेंट शेडर एंड जो फ्रेगमेंट शेडर हमने इंपोर्ट किया है वो चीज़। ठीक है। अभी सब सही है तो मैं अब हमें यहाँ पर जाके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके मेन को वापस से लाना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ इधर एंड मेन को वापस से हम मेन को वापस से हम वापस लाते हैं। तो मेन आ गया तो मैं होपफुली सब ठीक दिखना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड अभी ब्लैक है तो बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, वो हम जाएंगे सी एस एस में एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है हटा देता हूँ। होपफुली सब ठीक दिखना चाहिए। इसको फ्रेगमेंट शेडर में जाके मेरा जो वाइट था ना उसको मैं लाल कर देता हूँ, जीरो जीरो। ओके, तो अब लाल लाल वही सेम चीज़ जो दिख रहा है, पर अब ये शेडर मटेरियल है एंड अब हम इसमें शेडर्स डाल सकते हैं। ठीक है, जो कूल कूल इफेक्ट था ना वो हम डाल सकते हैं। तो ये मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, मैं बार बार वही गलती करता हूँ। दिस डॉट मैप नहीं, इसको हमें दिस डॉट मैप लगाऊँ, दिस डॉट मटेरियल लगाऊँ ना तो थोड़ा दिक्कत है कि ये सिर्फ आखिरी वाली वैल्यू लेगा। तो कॉन्स डॉट मटेरियल, फिर मैं यहाँ पर इसको लूँगा मटेरियल, और यही मैं मटेरियल यहाँ से भेज दूँगा। मटेरियल मटेरियल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो दिस डॉट मटेरियल है ना, पहले तो दिस हटा देता हूँ एंड मटेरियल को मैं यहाँ से ये जो हमने इमेज ये वाला बनाया था ना, इमेज इन्फो चीज़ वाला, उधर मैं डाल देता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इमेज डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू टाइम डॉट वैल्यू। अब काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो तब से मैं परेशान हो रहा था, पर दिक्कत क्या था कि मैंने इसको वर्टाइसेस ही नहीं दिए थे, तो मैं इसको कुछ 50 50 अपने हिसाब से दे देना, ज़्यादा भी मत देना नहीं तो कर सकता है। तो 50-50 दिया। अभी तो मैं थोड़ा सा इसमें जाऊँ ना, रिलोड करूँ, तो तुम्हें इफ मूव करते हुए ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर मूव कर रहा है। मैं थोड़ी वैल्यूज़ ना वर्टेक्स डॉट शेडर्स में जाके मल्टीप्लाई करता हूँ। 40 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिस्ट को भी मैं कुछ 40 से कर देता हूँ, जिससे मुझे वेव दिखे। तो मैं तुम्हें अभी दिखाऊँ अगर, देखो वेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेव कर रहा है, तो मैं 40 से इसको 10 कर देता हूँ। हाँ, ये देखो वेव कर रहा है, वेव कर रहा है। इसमें अभी हम देखो ये बहुत अच्छा बन गया। अब आगे का जो काम है इमेज डालना है इसमें। इमेज को हमको थोड़ा स्केल भी करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं समझाऊंगा अच्छे से। इमेज डालना है एंड इफेक्ट्स डालना है, अब वही बचा है बस। ठीक है, तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। बहुत ही बड़ा, ये भी बड़ा वीडियो हो गया, बट वी विल एंड दिस सेशन हियर एंड आई होप कि तुम्हें शेडर्स के बारे में थोड़ा तो समझा ही होगा, कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। शेडर्स बहुत ही बड़ी चीज़ है, शेडर्स को सीखना एक ही दिन का काम नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपेरिमेंट के साथ आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के साथ और समझ में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट शेडर्स फ्रॉम माई साइड। नाउ वी विल मीट इन आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड जहाँ पर हम, सो तब तक के लिए बाय।